नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का भी उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर बाली में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से संबंधित सभी लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान का आह्वान किया। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की छठी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक कोच्चि में जारी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉ बिबेक देबरॉय ने कहा, वैश्विक बाधाओं के बावजूद अन्य देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में। कोविड महामारी के कारण 2 वर्ष के अंतराल के बाद सऊदी अरब में 5 दिन का वार्षिक हज आज से शुरू। विश्व स्वाहिली भाषा दिवस आज मनाया जा रहा है। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिमोना हालेप का सामना एलिना रायबाकिना से और ओन्स जेबुर का मैच तजाना मारिया से। कुआलालंपुर में पीवी सिंधु मलेशिया मास्टर बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची और तीसरे तथा अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत की महिला टीम ने श्रीलंका के सामने 256 रन का लक्ष्य रखा। दोपहर समाचार में जागृति शर्मा के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार लाने और लोगों का जीवन अधिक सुगम बनाने पर ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2:45 के आसपास श्री मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। आखिर में शाम 4 बजे के करीब प्रधानमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 590 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जिन प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे उनमें स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किए गए कार्य, डीजल और पेट्रोल से चलने वाली 500 नावों को CNG में तब्दील करना, दशाश्वमेध घाट पर यात्रियों की सुविधा के लिए बाजार का निर्माण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आवास और अन्य सड़क तथा आधारभूत ढांचे की परियोजनाएं शामिल हैं। श्री मोदी सिगरा में स्पोर्ट्स स्टेडियम के पुनर्विकास के पहले चरण के कार्यों की नींव रखेंगे। इस दौरान प्रदेश भर से आए 2000 से अधिक खिलाड़ी उपस्थित रहेंगे। आदित्य शुक्ला की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम 3 दिन तक चलेगा। बहुत यूनिवर्सिटीज में तेजी से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये पूरा विषय को हम डिस्कस करेंगे 3 दिनों में। पहला 3 सेशन में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और होलिस्टिक एजुकेशन के बारे में हम बात करेंगे और दूसरा सेशन में हमारा यूनिवर्सिटीज में रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को हम कैसा बढ़ाएंगे इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर पहले वाराणसी पहुंचे हैं। उन्होंने अक्षय पात्र मिड डे मील रसोई का उद्घाटन किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज वर्चुअल माध्यम से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि जब भी जरूरत पड़ी संतों ने समाज का मार्गदर्शन किया है। मुझे बहुत आनंद है श्रीनगर कश्मीर में रामानुजाचार्य के संगमरमर से बनी शांति प्रतिमा का अधिष्ठापन करने का सौभाग्य आज जीएस स्वामी जी के तत्वाधान में मुझे मिल रहा है। मित्रों, भारत हमेशा से हर युग में जब भी समाज के अंदर सुधारों की जरूरत पड़ी, कोई न कोई महान संत ने, कोई युग पुरुष ने आकर भारत को सच्चा रास्ता दिखाने का काम किया है, समाज को सच्चे रास्ते पर ले जाने का काम किया है।
स्वामी रामानुजाचार्य वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने समूचे भारत की यात्रा की और समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर बल दिया। उनकी शिक्षाओं ने भक्ति आंदोलन के संतों को प्रेरित किया। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के सांसदों तथा विधायकों से मिलेंगी। राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होना है। असम से पार्टी के लोकसभा में 9 और राज्यसभा में 4 सदस्य हैं, जबकि असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के राज्यसभा में 1-1 सदस्य हैं। 126 सदस्यों की राज्य विधानसभा में सत्तारूढ़ एनडीए के 78 सदस्य हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात के दौरान पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सभी लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान का आह्वान किया। इंडोनेशिया के बाली शहर में आज मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए शेष सभी क्षेत्रों से सेनाओं की वापसी की आवश्यकता पर बल दिया। G20 देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज इंडोनेशिया के बाली में शुरू हो रही है। बैठक का विषय है अधिक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध विश्व का निर्माण। ये बैठक वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार के प्रयासों पर चर्चा का कार्यनीतिक मंच प्रदान करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। केरल के कोच्चि में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 6ठी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक चल रही है। बैठक में 7 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिस्री कर रहे हैं। भारत के अलावा मालदीव, श्रीलंका और मॉरिशस के प्रतिनिधिमंडल इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बांग्लादेश और सेशल्स पर्यवेक्षक के रूप में इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र में सदस्य देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, तस्करी और संगठित अपराध को रोकने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर बिबेक देबरॉय ने कहा है कि कोविड महामारी सहित अन्य वैश्विक बाधाओं के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है। आकाशवाणी से विशेष भेंटवार्ता में डॉक्टर देबरॉय ने कहा कि अन्य देशों की तुलना में भारत की वृद्धि दर अधिक रहेगी। India is certainly performing far better than many other countries. If you look around the globe, it did far better even in the midst of the pandemic. So it's in that sweet spot compared to what our aspirations are. It would have been desirable that India grew faster. But given the constraints set globally, I think it would be unrealistic to expect anything more than about 8% as real rate of growth. I'm not saying that will be the rate of growth this year. I'm saying that should be the aspirational level. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात स्पॉटलाइट कार्यक्रम में ये साक्षात्कार प्रसारित करेगा। ये एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:15 से सुना जा सकेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास,
एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। सऊदी अरब में 5 दिन का वार्षिक हज शुरू हो गया है। पूरी दुनिया के लगभग 10 लाख हज यात्री आज शहर मक्का से चलकर मिना में जमा हो रहे हैं। इस वर्ष हज में भारत से 79,000 से अधिक हज यात्री शामिल हो रहे हैं। इस साल केवल 65 वर्ष से कम उम्र और कोविड रोधी टीका लगवा चुके लोगों को ही हज करने की अनुमति दी गई है। ज़ायरीन आज की रात मिना में गुजारेंगे और हज की मुख्य रस्म अदा करने के लिए कल तड़के अराफात के मैदान पहुंचेंगे। पिछले वर्ष महामारी के कारण वार्षिक हज में सऊदी अरब के नागरिक ही शामिल हुए थे। आज विश्व स्वाहिली भाषा दिवस है। यूनेस्को के सदस्य देशों की घोषणा के बाद प्रत्येक वर्ष 7 जुलाई को विश्व स्वाहिली दिवस मनाया जाता है। ये अफ्रीका में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में शामिल है। आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में भारत में संयुक्त गणराज्य तंजानिया की उच्चायुक्त अनीसा कपुफी-म्बेगा ने कहा कि स्वाहिली भाषा अफ्रीका की विरासत है, इसलिए इसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है। Swahili language is a reflection of our African heritage, and therefore we need to nurture it. Africa needs peace and tolerance for its sustainable development, and therefore through Kiswahili we can be able to unite and focus on our vision for the development of our continent and also for the friendly countries of Africa such as India. And with these few words, I just wish them good day in the celebration of Kiswahili Day, and we hope that more and more people will learn Swahili because Swahili one day might take the place of English. जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा के अंतर्गत 5,726 तीर्थयात्रियों का 9वां दल आज तड़के जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ। पहलगाम मार्ग से महागुणस शिखर और शेषनाग जैसे प्रमुख विश्राम स्थलों पर बादल छाए हुए हैं, परंतु श्री अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से जारी है। बर्फ से ढके पहाड़, हवा के साथ झूमते चीड़ चिनार, झीलों पर तैरते शिकारे, हरी भरी घाटियों के दिलकश नजारे। आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आया है जम्मू कश्मीर विशेष श्रृंखला एक नई सुबह। हम बात करते हैं विकास की, निवेश की, पर्यटन की, संस्कृति की और रोज हो रहे बदलावों की। FM गोल्ड पर सुनिए हर शुक्रवार रात 9:15 पर आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति जम्मू कश्मीर एक नई सुबह। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स सेमीफाइनल मैच तय हो गए हैं। ओंस जबूर आज पहले सेमीफाइनल में तातजाना मारिया से, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में पूर्व चैंपियन सिमोना हालेप कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना से खेलेंगी। उधर पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल भी तय हो गए हैं। कल पहले सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच का सामना ब्रिटेन के कैमरन नोरी से होगा। कैंडी में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत की महिला टीम ने श्रीलंका के सामने 256 रन का लक्ष्य रखा है। श्रीलंका ने 2 विकेट पर 64 रन बना लिए हैं। शुरुआती 2 मैच जीतकर भारतीय टीम पहले ही ये श्रृंखला जीत चुकी है। 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में आज साउथहैम्पटन में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर वे अखिल भारतीय शिक्षा समागम का भी उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर बाली में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से संबंधित सभी लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान का आह्वान किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।